Good morning, class 10th. You are studying about the globalization, lesson 4th of the history. In this lesson, today you are studying, you have to study about the question and their answer. The first question is this. First question, how did silver prove to be a boom for Europe in 17th century? 17th century में सिल्वर ने कैसे बूम किया यूरोप को? आंसर हो गया वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विथ एशिया। उसकी वेल्थ और उसकी जो कहना चाहिए कि फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार दिया था उस वक्त सिल्वर ने, है ना, एशिया के साथ व्यापार बढ़ाकर विद द ट्रेड विथ एशिया या ट्रेड विथ एशिया। दूसरा क्वेश्चन था कि डिसीज का नाम, टेल अ नेम ऑफ द डिसीज जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट को डेडली किलर साबित हुई। तो आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज राइट आंसर, आप बच्चों ने बता भी दिया है। तीसरा क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं, विच वॉज द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज बाय द स्पेनिश कंक्यूर अमेरिका। तो ये जो है कौन सा अमेरिका पर कंक्यूर करने के लिए, अमेरिका पर जीत हासिल करने के लिए आखिर कौन सा हथियार स्पेनिश ने अपनाया, कौन सा हथियार, कौन सा वेपन्स यूटिलाइज किया, इसका नाम बताइए। इफ यू नो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको अगर पता हो तो आपको समझ में आया हो तो आप जरूर बताइए इसको। फिर से एक बार देख लीजिए, विच ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज्ड बाय स्पेनिश टू कंक्योर अमेरिका। हाँ जी आकांक्षा बेटा, डिसीज थी, लेकिन कौन सी डिसीज थी, बात कर लेते हैं कौन सी डिसीज थी। इस बात को हम जानना चाह रहे हैं, और कौन सी डिसीज थी बताइए। बोलो, कौन सी डिसीज थी? जी हाँ, स्मॉल पॉक्स। मिला के नहीं लिखो, स्मॉल पॉक्स अलग अलग नहीं है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, वो जब अभी इसी महीने होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स डिसीज थी, अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट को स्पेनिश अपने साथ लेकर आए थे, स्पेनिश सिटीजन्स वहां से लेकर आए थे और फैलाई दिया तो मरने लगे वो लोग, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट पावरफुल हो गया, नेम द प्रॉब्लम्स विच वर कॉमन इन यूरोप टिल द 19th सेंचुरी। कॉमन प्रॉब्लम 19th सेंचुरी तक यूरोप में क्या थी, है ना। क्वेश्चन है आपका दूसरा, अगला क्वेश्चन है कॉमन प्रॉब्लम है ना 19th सेंचुरी में यूरोप में क्या क्या थी। चलो बता देते हैं, आंसर बता देते हैं आप लोग। हमें पता है कि कॉमन प्रॉब्लम विच वर कॉमन यूरोप टिल 19th सेंचुरी। यूरोप में एक ऐसी समस्या जो एक आम समस्या थी, जो एक कॉमन समस्या थी, वो क्या थी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा लोग बताएगा जरूर। बच्चा लोग क्यों नहीं बताएगा भाई, बोलो वो समस्या क्या थी। आइडिया दे रहे हैं आपको, शहर बढ़ रहे थे, क्राउड बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, क्या समस्या हो सकती है बताइए। इकोनॉमिक डिप्रेशन, अर्बनाइजेशन, अरे अर्बनाइजेशन समस्या नहीं होती। अर्बनाइजेशन बढ़ने से वही तो हम कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, लोग बढ़ रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम आई। इकोनॉमिक तो बाद में, पैसे की तो बात की बात होती है। सबसे बड़ी कॉमन समस्या थी वहां पे हंगर एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, लेकिन भूख, हंगर एंड पॉवर्टी इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन यूरोपीय कॉन्टिनेंट टिल 19th सेंचुरी। वही यूरोप है ये जो पूरे संसार पे कब्जा धाबा बोल दिया, स्मॉल पॉक्स पहुंचाए, रेंडर प्लेग जैसी बीमारी ट्रांसफर करी। ये यही यूरोप है, यूरोप है जो गरीबी को फेस कर रहा था टिल 19th सेंचुरी तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डायरेक्टली बहुत बड़ा कहना चाहिए कि अमीर नहीं बनता, चाहे वो कोई कॉन्टिनेंट हो,
चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसे बिगिनिंग करने पड़ती है, उसे शुरुआत करने पड़ती है, चाहे वो एक सही वे पे करे या गलत वे पे करे। ब्रिटिशर ने जो डेवलपमेंट की शुरुआत करी वो किसी को हटा के करी, तो खुद हट गए। तो डेफिनेटली इंसान अगर पूरी संसार में आया है, इंसान अगर दुनिया में आया है, तो उसका अधिकार है खाने पीने रहने का, उसको रिमूव करने का अधिकार। स्टालिन चैलेंज, अरे सामिन चैलेंज आपने 9th से पढ़ा होगा। सामिन ने कहा था कि हवा और पानी पर, जंगलों पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, है ना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसको कोई ले नहीं सकता। अगला क्वेश्चन होगा आपका, नेम द टू कंट्री विच वर अमंग वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के आसपास, 18th सेंचुरी के आसपास दुनिया के सबसे रिचेस्ट देश, 18th सेंचुरी लिखा हुआ है, इन द 18th सेंचुरी द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कहना चाहिए, बोल रहा है 18th सेंचुरी में रिचेस्ट कंट्री, रिचेस्ट कौन कौन देश थे? तो कौन कौन देश थे फटाफट बताइए। यूएस एंड, काय का यूएस यूएसएसआर खोजे तो गए नहीं थे, खोजे गए बाद में, हालांकि 18th सेंचुरी में खोज दिए गए थे। ऋतिक, एक आंसर सही है चाइना, और एक था वो देश, अपना देश। इंडिया एंड चाइना एट दैट टाइम बिकम अ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी, 18th सेंचुरी बोलने का मतलब है 17 से शुरुआत हो गई 18 तक। चाइना एंड इंडिया उस समय, भारत और चाइना उस वक्त, शुरुआत हम लोगों ने साथ से करी थी, शुरुआत हम लोगों ने साथ साथ करी थी, लेकिन चाइना बाजी मार गया, बाजी पलट दी उसने, और कहना चाहिए कि चाइना में क्या हो गया, चाइना आगे निकल गया और हम लोग वहीं बातें करते रह गए, धर्म के नाम पे उलझे रह गए, जातिवाद में रह गए, धर्मवाद में रह गए। हम लोग बात दूसरी करी नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं करी, हमें होश ही नहीं आया। हम तो अब वहां उलझे रहे जहां पे नहीं उलझना चाहिए, और अपने यूथ को भी उलझाया। वह बार बार क्यों लिख रहा है? इसके बाद व्हाट वर द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या है? व्हाट वर कॉर्न लॉ? 5, क्वेश्चन 5 है, CORN, दिस इज कॉर्न लॉ। ये क्या है कॉर्न लॉ, बताइए, एक लाइन में बताएंगे। स्टॉप इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, दिस इज द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ होता है कि रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ द कॉर्न, कम नोन एज द कॉर्न लॉ। हाँ, यही है, रिस्ट्रिक्ट नहीं, इंपोर्ट, बाहर से कॉर्न का इंपोर्ट बंद कर देना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, रिस्ट्रिक्ट, स्टॉप। हाँ, इन कॉर्न लॉ क्या है? बस स्टॉप इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, कॉर्न लॉ। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसने पूछ लिया तुमसे? नो नीड ऑफ द कमेंट। तो ये हो गया आपका कॉर्न लॉ। अगला क्वेश्चन और है, बता देते हैं, हु फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एबोलिश द कॉर्न लॉ। हु फोर्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एबोलिश द कॉर्न लॉ। वो लोग कौन थे? कौन थे वो लोग जो आज नहीं हैं, और उन्होंने सरकार को प्रेशर किया कि आप इसको, अर्बन पॉपुलेशन, द राइट आंसर, अर्बन पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी। आपको आधा नंबर मिलेगा आकांक्षा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। अर्बन ड्वेलर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट हैविंग अ फेसिंग अ एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ द कॉर्न, सो बिकम कहना चाहिए कि क्या बकिम, वो उसके प्राइस महंगे हो जाएंगे, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो। तो दो लोगों ने, ठीक है, अब मत भेजिए, कुछ भी मत भेजिए, बता देते हैं, रिकॉर्डिंग है वो अच्छी नहीं लगेगी फिर।
अगला क्वेश्चन है आपका, सबको समझ में बात आ गई कि उस वक्त 18वीं शताब्दी में हम सबसे अमीर थे, भारत और चाइना। इसके बाद कॉर्न लॉ बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन का आ गया था कि जो है एबोलिश क्यों किया, तो ये भी आ गया। और इसके बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर द कॉर्न लॉ वर एबोलिश। एबोलिश होने के बाद क्या हुआ, फिर से इंपोर्ट शुरू हो गया। चाइना वो ब्रिटेन का कॉटन, वो ब्रिटेन का जो कॉर्न है फिर से सस्ता हो गया, फिर से चीप हो गया। लो दिस इज इसके एडवांटेज ही होंगे ना कि जब अर्बन डेवलपर्स की बात सरकार ने मानी, कॉर्न लॉ एबोलिश, देन प्राइस ऑफ कॉर्न इन ब्रिटेन बिकम चीप, बिकम लेस ड्यू टू इंपोर्ट स्टार्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत पार्ट से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, दूसरा अगला इसके बाद है बेटा, व्हाट वर इंपॉर्टेंट इन्वेंशन दैट इट ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन 19th सेंचुरी में दुनिया में बताइए कौन कौन से हुए। रेलवे बनाया गया, स्टीम शिप बनाए गए, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। रेलवे, स्टीम शिप एंड टेलीग्राफ वर इम्पोर्टेंस इन्वेंशन। रेलवे, स्टीम शिप एंड टेलीग्राफ आर द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एट दैट टाइम इन, कौन सी सेंचुरी लिखी है हुई है आपको बता दें कि इस वक्त जो है हम हैं व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कंट्रीज ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब 1801 1802 से 19th सेंचुरी की शुरुआत होती है। 19th सेंचुरी की शुरुआत वहीं से तो होती, तो वही मैं कह रहा हूं कि अब जो है किसकी शुरुआत होने लगी थी, इसकी। रेलवे, टेलीग्राफ और स्टीम शिप एक बड़े इंपॉर्टेंट वो थे, डिस्कवरीज थी या इन्वेंशंस थे उस समय के। अगला क्वेश्चन, ट्रेड फ्लोराइज्ड एंड market expand in the late 19th century, but there was the darker side in this process. What it was? Trade and closer relation with world economy and meant loss freedom and livelihood. वो कह रहा है कि जो ट्रेड हैं, व्यापार हैं, वो फ्लोराइज हो रहे थे, व्यापार फल फूल रहे थे, ध्यान से सुनना, और मार्केट बढ़ रहे थे 19th सेंचुरी के बाद। लेकिन नो डार्कर साइड दिस प्रोसेस, कोई डार्कर साइड का मतलब ये कह लो कि कोई बहुत बड़े उस पे नहीं था, मतलब एक्टिवनेस पे नहीं था। इसका डायरेक्टली मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा कि जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, क्लोजर रिलेशनशिप विद वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मींट लॉस फ्रीडम एंड लेवलीहुड। एक लॉस फ्रीडम का मतलब होता है कम आज़ादी नहीं थी उस वक्त। लॉस फ्रीडम में यही होगा कि उन्होंने जो आज़ादी, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लेवलीहुड, भाई स्वतंत्र थे नहीं, कॉलोनियल देश होते थे, तो आज़ादी का मतलब है कि जो कॉलोनियल थे उन्हीं को अधिकार था, तो आम को नहीं था, आम सिटीजन्स को नहीं था, एक सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को नहीं था। तो डेफिनेटली ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़े मायने पे प्रभावी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये लेसन ग्लोबलाइजेशन को अपडेट किया गया, और आज की स्थिति और पुरानी स्थिति में बहुत डिफरेंस है। ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी था, बाय द सिल्क रूट, लैंड एंड सी रूट से जाते थे हम लोग, ट्रेडर्स जाते थे आते थे। इस वक्त हवा में उड़ के जाते हैं, इस वक्त मास कम्युनिकेशन चलता है ना, और जो है पर्सनल कम्युनिकेशन चलता है। देयर आर टू टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। हम आज आज सिक्स मेल चैनल पे पहुंच गए, आज हम लोग राजधानी ग्रीन चैनल पे पहुंच गए, आज बहुत बड़े स्तर पे, आज मेल वगैरह एक मिनट एक सेकंड के अंदर यूएस से हम पढ़ लेते हैं कि ये मेल आया है, ये चीज़ आई है। तो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके पहले टेलीग्राफ था, है ना, टेलीग्राम जो है भेजा था, भेजते थे लोग यहाँ से वहाँ, और टेलीग्राफ का बहुत बड़ा महत्व भी था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज रेंडर पेस्ट, महासरल, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन, रेंडर पेस्ट अ कैटल प्लग, कैटल डिसीज कहाँ से आई, कहाँ को गई, बोलो कहाँ से आई और कहाँ को गई ये बीमारी। यूरोप से आई, साउथ अफ्रीका गई। बोल अब कुछ मत भेजना, कोई मत भेजिएगा, है ना। स्मॉल पॉक्स और रेंडर पॉक्स एक कैटल प्लग है। दूसरी चीज,
व्हाट इज द वर्ल्ड अमेरिका यूज टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन। पूरी दुनिया अमेरिका को कैसे बोलती है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। क्वेश्चन हमारा फिर से सुन लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्ल्ड अमेरिका यूज टू डिस्क्राइब? वर्ल्ड अमेरिका यूज, दुनिया में अमेरिका कैसे डिस्क्राइब होता है? नॉर्थ, साउथ एंड कैरिबियन, मिला के सब अमेरिका। एक्सीडेंटली किसने खोजा? सीसी, क्रिस्टोफर कोलंबस accidentally reach on the America continent and then know about the mineral and resource abundant अपार रिसोर्सेस अमेरिका पे मिले, बहुत रिसोर्सेस मिनरल मिले। तो यूरोपियंस का तो खेल ही रहता है, जैसे ही देखा मौका और तुरंत कैप्चर कर लिया रिसोर्स को, ट्रेड के बहाने जो है कब्जा लिया। अगर ऐसे ही चलता रहता कि ये कैसे बंद हो गया? जब G77 ने NIEO बनाया, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन ने एक क्या बना लिया? अरे भाई, जब NIEO बनाया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ओके गाइस, थैंक्स।